अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एजुकेशन विद अरशमान। और आज हम समझने जा रहे हैं बायो का चैप्टर नंबर 3, जितना हम समझ सकते हैं बायो का चैप्टर 3 आज हम समझेंगे। द सेल इस चैप्टर का नाम है और काफ़ी इजी और बोर्ड के लिए हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में से एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है 4 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं इस चैप्टर में से हमारे 3 और कुछ इसके 1 एमसीक्यूज भी बन रहा है। तो ऑल एंड ऑल ये चैप्टर हमें ऑलमोस्ट 14 से 15 मार्क्स का पेपर देगा। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर आप समझ के पढ़ेंगे इसको तो ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाएगा। मैं इस चैप्टर को बेसिक और इतना आसान समझाऊंगा कि आप बेशक मेरी जो वर्डिंग है उसको ही लिख देंगे अगर पेपर में, तो आप वो भी सही कर लेंगे। और आप इस चैप्टर को ऐसा समझें, बस आपको मैं टू द पॉइंट और सिंपल समझाऊंगा ना, मैं आपको उधर लेके जाऊंगा ना इधर, ये कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, ये किसी ने ये किया था, किसी ने ये किया था, अच्छा मैं इसमें आपको ये, और मैं कोई आपको एफिशिएंसी नहीं मारूंगा कि भाई मेरे पास नॉलेज तो है, ये नॉलेज भी है, पर मैं आपको फजूल में दूंगा नहीं कि आपने ये इसमें ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। मैं आपको सिंपल सिंपल समझाऊंगा उस टॉपिक के हिसाब से, उसके जितना इतना सा समझाऊंगा। जैसे यूट्यूब पे होता है ना कि एक का टॉपिक पढ़ने गए हो तो वो टॉपिक ही वो उन्होंने 40 मिनट्स का समझाया होता है, जबकि वो 10 मिनट्स में समझाया जा सकता है। बस उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन करना होता है, ज़्यादा आपको दिखाने के लिए, लेकिन अब हमारे पास उनके बोर्ड के पेपर्स आ गए हैं, टाइम नहीं है। सो आपको मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे समझाऊंगा कि वो टॉपिक आपके लिए हो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेल क्या होता है। तो सेल हमारी ह्यूमन बॉडी में होते हैं। सेल हमारा बेसिक यूनिट होता है लाइफ का, हमारी जो ज़िंदगी है उसके लिए सेल का होना बहुत ज़रूरी है। और दुनिया में जो भी चीज़ है, जैसे सबसे छोटा बैक्टीरिया है उससे लेकर दुनिया की सबसे बड़ी वेल तक, हर चीज़ जो है हमारी सेल से बनी हुई है। और जैसे आपको मैं ये अगला कोई कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ, वो लिखा हुआ है ये, लेकिन बेसिक बात है कि जैसे एक घर के लिए, अगर आपने घर बनाना है ना, तो उसके लिए ईंट बहुत ज़रूरी है ना, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स ईंट है, उसके बगैर घर नहीं बनता। वैसे ही एक ह्यूमन बॉडी और एक स्ट्रक्चर के लिए सेल जरूरी है। तो अच्छा, पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये आ सकता है पेपर के लिए कि हाउ सेल एक्ट्स एज अ बिजी सिटी। तो इसका हम लिखेंगे कि सेल, वो कह रहे हैं बिजी सिटी कैसे है, उसकी तरह कहते हैं। हम बड़ा आसान सा बताएंगे कि सेल एक बिजी सिटी की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ सेल देयर आर स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस एनर्जी लाइक पावर प्लांट होगा सिटी। वो कहते हैं सेल में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो एनर्जी, ताकत, एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि पावर प्लांट जो कि सिटी में होते हैं उसकी तरीके से। इसी तरीके से कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जैसे जो प्रोसेस और ट्रांसपोर्ट, जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे रोड और डिलीवरी सर्विसेज, जैसे फूड पांडा वाला हो गया ना, वो क्या करते हैं, फूड डिलीवरी करते हैं ना, तो वैसे ही, और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो वैसे ही वो कह रहा है कि कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो हमने कहा रोड और डिलीवरी सर्विस की तरह। और कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो कि रिमूव और ब्रेक वेस्ट, जो कि जो है ना, जो भी गंद वगैरह होते हैं ना उसको तोड़ मरोड़ के और उसको फेंक देते हैं अपने से बाहर। तो हमने कहा जी जैसे डस्टबिन या वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स होते हैं। अब वो कहते हैं जैसे एक सिटी के पास गवर्नमेंट होती है ना, फाइनली जस्ट लाइक अ सिटी हैज़ अ गवर्नमेंट। कहते हैं सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है। सेल के पास क्या होता है, ये आपने याद रखना है, न्यूक्लियस। सेल का न्यूक्लियस ही सारे फंक्शन सेल का कंट्रोल करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास डीएनए होता है, जो कि जेनेटिक, जिसके पास डीएनए, इसके पास डीएनए होता है, और डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। ठीक है, वो कहता है फाइनली जस्ट लाइक सिटी एज अ गवर्नमेंट सेल हैज़ अ न्यूक्लियस, जो कि इसकी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन दे के हर फंक्शन सेल के। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये कि व्हाट आर सेल्स। सेल्स क्या होते हैं? हम कहेंगे सेल्स, ये मैं पहले समझा दिया कि सेल यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जस्ट बिग सारी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, ह्यूमन, एनिमल्स एंड ह्यूमन, एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम टू द लार्जेस्ट वेल इज मेड ऑफ सेल। तो यही कह रहा है कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे एक घर के लिए ईंटें होना ज़रूरी हैं, वो उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसकी मेन स्ट्रक्चर होता है, मेन चीज़ होती है। और हमारी जो ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमंस है, इनके लिए जो है जी सेल होना ज़रूरी है। ठीक है, वो और यही कहता है कि सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेके लार्जेस्ट वेल तक ये सेल से बने हैं। इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज आपका आ सकता है कि कुछ, अच्छा ये अभी आपका आ सकता है एमसीक्यूज, वाई सेल्स आर नॉट बी सीन विद नेकेड आई। सेल्स जो है वो सिर्फ आंख से तो जूम करके वो उनसे तो देखे जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ नेकेड आई मतलब है सिर्फ आंख से क्यों नहीं देखे जा सकते, खाली आंख से। तो हम कहेंगे ये सेल बड़े ज़्यादा छोटे होते हैं
एंड कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, ठीक है। लेकिन हम एग्जांपल लेंगे, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ, और ये एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम सेल्स आर लार्ज इनफ, वो इतने बड़े होते हैं कि हम आंख से, सिर्फ आंख से देख पाएँ। जैसे हम कहेंगे एग्जांपल एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, जो ऑस्ट्रिच होता है उसको अंदर देखिए ना कितना बड़ा होता है, तो हम कहेंगे ऑस्ट्रिच का जो एग सेल है वो आ जाएगा हमारे पास। और अ यूनिसेलुलर ग्रीन अल्जाई एसिटेबुलेरिया और यूनिसेलुलर जाइंट अमोएबा, ये आपने ज़रूर एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ द सेल वाज डिस्कवर्ड, ये भी आ सकता है हाउ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाज डिस्कवर्ड। तो इसमें हम कहेंगे द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाज डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुकी इन 1665 यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप। हुकी examined a thin slice of cord and discovered tiny box-like structure that he called cell. He could not study the details of internal structure of cell. तो ये कह रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो सेल का है वो इंग्लिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुकी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि किसने सेल को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुकी ने किया था, 1665 में किया था। डेट भी याद करनी है आपने, ठीक है, माइक्रोस्कोप का यूज़ करके। उसने क्या देखा कि सेल के अंदर ना थिन स्लाइस ऑफ कोर उसने किया और डिस्कवर क्या किया, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सेल के अंदर ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, देख सकते हैं ना आप। तो उसने ये डिस्कवर किया कि उस सेल के अंदर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, उसने उसको कह दिया कि ये सेल्स है। अब ये उस टाइम क्योंकि इतनी एडवांसमेंट नहीं थी टूल्स में और उस चीज़ों में, तो वो उसका सेल का जो स्ट्रक्चर है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल के अंदर सब कुछ है, न्यूक्लियस, गोल्जी, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं पढ़ पाया। अब ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको ज़रूर पेपर में आ सकता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ये तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में क्या डिफरेंस होता है। हम कहेंगे दो बेसिक टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल एंड डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो वो ये कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो सिंपल होते हैं, कम्प्लेक्स नहीं होते और इनकी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। इधर ये कह रहा है यूकैरियोटिक सेल्स कम्प्लेक्स होते हैं और इनकी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं। अच्छा, और ये आपने खोल एमसीक्यूज याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज के। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है ना वो न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया था 1831 में, ठीक है, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन क्या रहते हैं, सेल वॉल। अच्छा, इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आप देख लें, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, और फिर आपके पास इंपॉर्टेंट जो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ अभी, और फिर आपके पास प्लास्टिड्स, ठीक है, एंड देन आपके पास आ जाता है सेल स्पेशलाइजेशन के अंदर न्यूरॉन्स, मसल सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, लीवर सेल्स। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना इस चैप्टर में वो है प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, प्लांट और एनिमल वैक्यूल का डिफरेंस। देन हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। तीन लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थे मैंने बता दिया। अब सेल वॉल भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आ जाता है बोर्ड में, आया भी हुआ है, पढ़ते हैं। वो कहता है जो सेल्स होती है ना, द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट हैव अ रिजिड नॉन लिविंग वॉल अराउंड सेल मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड सेल वॉल। वो कहता है सेल जो होती है ना बैक्टीरिया में, आपको क्लियर कट टॉपिक समझाऊंगा कि आपको बस इतना समझना पड़े कि आप उसको याद कर पाए और आप उसको लिख पाए। तो वो कहते हैं कि जो सेल्स होती है ना, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई है, प्लांट्स है और कुछ प्रोटिस्ट जो कि अल्जाई उसने बताया है, इनकी ना एक रिजिड शेप होती है। रिजिड शेप इन नॉन लिविंग वॉल, एक नॉन लिविंग जो जिंदा वॉल नहीं होती, एक ऐसी रिजिड वॉल होती है इनके सेल मेम्ब्रेन के पास, इनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक ऐसी वॉल होती है। हमने कहा ये वॉल जो है ना उसको हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। अब आपने पहली हेडिंग लेनी है, अब आपको हेडिंग के साथ लॉन्ग क्वेश्चन में बताऊंगा, इंट्रोडक्शन, देन आ जाती है फंक्शन की हेडिंग। अब इसका फंक्शन क्या है इस लॉन्ग का, ये इट प्रोवाइड शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। द सेल वॉल इज मेड ऑफ 3 लेयर्स, मिडल लेमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। वो कहता है कि ये जो है ना क्या कहते हैं, सेल को शेप देती है, स्ट्रेंथ देती है और प्रोटेक्शन करती है। उसके जो अंदर का जो एक प्रोटोप्लाज्म, लिवर, इनर ये लिविंग मैटर होता है ना, उसको ये प्रोटेक्शन देती है। अब उसने कहा कि जो प्लांट सेल वॉल है ना जो हमारी, वो 3 लेयर्स में है, ठीक है। कौन कौन सी, प्राइमरी, कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडल लेमेला,
प्राइमरी वॉल के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, द प्राइमरी वॉल इज जस्ट पैरम अबव द सेल मेम्ब्रेन, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। वो कहता है कि प्राइमरी वॉल जो है ना वो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट है, बिल्कुल ऊपर। जैसे मतलब सेल वॉल है ना, तो अगर उसकी लेयर है तो वो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर है। अब कहता है वो कंपोज मतलब किस चीज़ों से बनी हुई है, कंपोजिशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ये भी। तो आप कहेंगे ये प्राइमरी सेल वॉल कंपोज होती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन से। अब ये इंपॉर्टेंट आपने लिखना है कि सेलुलोज ये कुछ छोड़ देंगे, अगर आपने ये छोड़ना नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन में सारा लिखना है, शॉर्ट में भी आप लिख दें तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर सिर्फ कंपोजिशन आती है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट थिंग्स, तो तब आप सिर्फ कंपोजिशन लिख दें तब भी कोई नहीं, लॉन्ग में पूरा लिखेंगे। अब सेलुलोज फॉर्म फाइबर्स दैट क्रिस क्रॉस ओवर वन एंड अदर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग फाइबर। अब सेलुलोज क्या करते हैं ना, फाइबर फॉर्म करते हैं, जो ऐसे समझो एक फाइबर ये है, एक फाइबर ये है, एक फाइबर ये है, तो ये आपस में क्रिस क्रॉस का क्या मतलब है, ऐसे करके मतलब ये आपस में यार ये एक फाइबर दो फाइबर है ना, तो मतलब ये क्रिस क्रॉस ऐसे करके आपस में क्रिस क्रॉस करेंगे ताकि एक मजबूत स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वॉल बन जाए। अच्छा, मिडल लेमेला के बारे में पढ़ते हैं। मिडल लेमेला होल्ड्स टुगेदर प्राइमरी ऑफ वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स, इट कंटेन मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पेक्टियम। वो कहते हैं मिडल लेमेला जो है ना वो इन प्राइमरी वॉल्स जो इसने बनाई है ना एडजेसेंट सेल्स की, उनको पकड़ के रखता है मजबूती से। ये मिडल मेला का काम है कि ये जो समझ लो ये मिडल मेला होता है ना, ये आपका सेल है, एक है ये, एक सेकंड यहाँ पे कर देता हूँ, बना देता हूँ, ये एक सेल है, ये दो सेल है, ये तीन सेल है, तो इनके दरमियान ना ये होती है ऐसे करके, ये मिडल मेला जो ऐसे जा रही होती है और ये इनको पकड़ के होल्ड्स टुगेदर करती है। आज ये कंपोजिशन क्या है इसकी, ये कंपोज होता है मैग्नीशियम से, कैल्शियम और पेक्टिन से, ठीक है। अब वो कहता है कुछ प्लांट सेल्स होते हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं कि विच प्लांट सेल्स मेक सेकेंडरी वॉल, तो हम कहेंगे जाइलम सेल्स मेक सेकेंडरी वॉल। एमसीक्यूज भी हो सकता है, तो हम कहेंगे जो कुछ प्लांट सेल होती है ना, कुछ जैसे एग्जांपल दी हमने जाइलम सेल, ये सेकेंडरी वॉल मेक सेकेंडरी वॉल ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल, इट इज़ मेनली मेड ऑफ सेलुलोज, लिग्निन एंड अदर केमिकल्स। वो कहता है कि कुछ प्लांट सेल होते हैं ना जैसे जाइलम सेल, वो सेकेंडरी वॉल बनाती हैं प्राइमरी वॉल के अंदर वाली साइड पर, ठीक है। ये इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ये है सेलुलोज से, ठीक है, लिग्निन से, केमिकल से। हम याद करते हैं जब देखिए जैसे हटाकर कि प्राइमरी वॉल की कॉम्पोजिशन क्या थी, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। मिडल लेमेला की क्या थी हमारे पास, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पेक्टिन। और इसकी क्या है हमारे पास क्या कहते हैं सेकेंडरी वॉल की, इसकी है सेलुलोज, लिग्निन और अदर केमिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, ये पेपर में लाजमी आती हैं। अच्छा, सेल वॉल ऑफ अल्जाई की सेल वॉल किस चीज़ से कंपोज हुई होती है, सेलुलोज से। सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट, अच्छा अब ये अगर पेपर में वो ये पूछते हैं वैसे कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ, तो तब आपने लिखना है पेप्टाइडोग्लाइकन ही लिखना है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट होता है। तो यहाँ पे बेशक अपनी बुक पे ऐड कर लें। अच्छा, मेरी जो बुक पे गन वगैरह लगा हुआ है क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है सारा और याद वगैरह किया हुआ है, तो इस वजह से गन वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट जो है ना बैक्टीरिया, उसकी सेल वॉल कंपोज होती है पेप्टाइडोग्लाइकन। अच्छा, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, ये शुगर और अमीनो एसिड से मिलके ना एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाता है पेप्टाइडोग्लाइकन। और जो सेल वॉल ऑफ फंजाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बनी होती है काइटिन से। अच्छा, आप जब ये लॉन्ग क्वेश्चन याद करें ना तो इसमें ये भी ऐड कर दें, प्लाज्मोडेस्माटा का ये साइड बॉक्स है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, याद तो करना ही है ना, तो आप ऐड कर दें इसमें, को आपके मार्क्स ही बनेंगे। तो कहता है प्लाज्मोडेस्मा द सिंगल प्लाज्मोडेस्मा आर दी चैनल्स इन दी सेल वॉल दैट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन एजेस। तो सिंपल वो कह रहे हैं जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है ना, इसको सिंगुलर में हम प्लाज्मोडेस्मा कहेंगे। ये सेल के अंदर ना जो है ना चैनल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल जो है ना जब उन्होंने आपस में एक्सचेंज करनी हो तो एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो अलाउ करते हैं। सेल वॉल हमने समझ लिया, सेल वॉल में हमने क्या समझा कि सेल वॉल जो है इसका फंक्शन समझे कि ये शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन देती है इनर लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म को। हमने इसकी पढ़ा कि इसके तीन वॉल्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडली। प्राइमरी वॉल हमने कहा कि सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है, कंपोज होती है ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन से। फिर हमने मिडल मेला पढ़ा के ये इनको पकड़ के रखता है
प्राइमरी वॉलों को, और फिर हमने पढ़ा कि इसकी कॉम्पोजिशन में मैग्नीशियम, कैल्शियम, पेक्टिन है। फिर हमने इसके बाद मिडिल अमीरा के बाद हमने इसमें पढ़ा सेकेंडरी वॉल जो कि सिर्फ जाइलम सेल्स में बनती है कुछ प्लांट सेल्स के अंदर, और ये इनर साइड में प्रेजेंट होती है प्राइमरी वॉल की, और ये इसकी कॉम्पोजिशन है हमारे पास सेलुलोस, लिग्निन और कुछ केमिकल्स। फिर हमने इसकी क्या कहते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ी कि अल्जाई जो है वो सेलुलोस से कंपोज्ड है, बैक्टीरिया जो है पेप्टाइडोग्लाइकन से, और फंजाई काइटिन से, और प्लाज्मोडेस्माटा का पढ़ा। अब आगे हम चलते हैं अपने सेल मेम्ब्रेन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछा जाएगा, मतलब कोई शॉर्ट क्वेश्चन ना पूछा जाए एक्सरसाइज में भी, और ये पूछा ही जाएगा कि फंक्शन ये देखिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या होंगे, तो आप कहेंगे इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, इट अलाउज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट व्हाइल ब्लॉक्स मेनी अदर मॉलिक्यूल्स। वो मैं बताता हूँ अभी। कहता है कि जितने भी सेल्स हैं ना, इंट्रोडक्शन लिख देंगे आप, इसे एक हेडिंग अगर डालनी हो, ऑल सेल्स जितने भी सेल्स हैं उनके पास थिन और एक इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है साइटोप्लाज्म के ऊपर। हर सेल के पास होती है एक इलास्टिक सी सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के ऊपर। अब इसका फंक्शन क्या है ये आप शॉर्ट क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स लिख देंगे, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, नंबर 2 कहेंगे इट अलाउज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट व्हाइल ब्लॉक्स मैनी अदर मॉलिक्यूल्स। क्या कहेंगे कि ये बहुत से कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको अपने पास से पास होने देता है, पास कहता है हो जाओ, लेकिन बहुत से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जिनको वो रोक देता है, उनको ब्लॉक कर देता है, उनको अंदर एंट्री नहीं देता। ये सेल मेम्ब्रेन का जो है हमारे पास फंक्शन आ जाता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी ये फ्लड मोज़ाइक मॉडल, इसका हम समझाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे कंपोजिशन की हेडिंग बना दें, मैंने स्ट्रक्चर की बनाई हुई है, यहाँ पे पहले कंपोजिशन की हेडिंग बनेगी, ये कंपोज लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इन चीज़ों से कंपोज होती है। अब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब एज फ्लड मोज़ाइक मॉडल। अब मैं आपको ये मॉडल इतना बस ऐसे समझाऊंगा ना कि आपने बस याद करना है, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, कोई ये चीज़ चमक रही है ये बस सिंपल याद। क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन का डिस्क्राइब किया फ्लड मोज़ाइक मॉडल की तरह। अब मैं समझाता हूँ ये मॉडल है क्या। वो कहते हैं इस मॉडल के हिसाब से ना द लिपिड्स मेकअप, ये जो है ना लिपिड्स, वो एक फ्लड लाइक बाइलेयर बनाते हैं, ठीक है, विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सबमर्ज। वो क्या कह रहा है कि जो लिपिड्स हैं ना वो एक फ्लड लाइक बाइलेयर बनाते हैं, फ्लड लाइक बाइलेयर जिन प्रोटीन के जो है ना मॉलिक्यूल्स उसके साथ जिसके साथ जुड़े होते हैं। अब वो क्या कहते हैं द लिपिड एंड प्रोटीन कैन मूव लैटरली, ठीक है, ये अपने बात याद रख लेनी है। अब कहते हैं इन मूवमेंट्स की मदद से जो पैटर्न या जो मोज़ाइक होता है ना, जो हमारा ये मॉडल है लिपिड्स और प्रोटीन का, वो बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। वो कहता है जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, इसके बाद इसमें फिर हमारे पास क्या मॉडल में आता है, जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो जो है वो प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं, वो क्या बना देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये देखिए ये प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, वो प्रोटीन के साथ मिला, यहाँ से ये देखिए ये डॉट डॉट जो है ना ये कार्बोहाइड्रेट आया, इसने बना दिया ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और ये जो है वो क्या कहते हैं लिपिड्स के साथ मिला। ये देखें ये जो आपके पास ये डॉट्स ये जो हमने बनाया हुआ है ना ये लिपिड का स्ट्रक्चर है, ये लिपिड बाइलेयर है, ये कोलेस्ट्रॉल है अंदर, ठीक है, वो पढ़ते हैं अभी। तो ये जो है ना ये इसके साथ जाके मिला तो ग्लाइकोलिपिड बना दिया, और इसके साथ मिला तो ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया। ये एक बात इसने एडिशनल लिखी हुई, आपने याद करके लॉन्ग में में लिखते नहीं है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। हमने पढ़ा था ना कि यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं। तो यहाँ पे उसने ये बताया कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी है, तो हम उसने बोला इन यूकैरियोटिक सेल्स मैनी ऑर्गेनेलिज, जैसे उसने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, ये सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं। अच्छा, इसकी डायग्राम बनानी है बड़ी आसान है, मेरे पास अभी शायद बनी नहीं पड़ी हुई, तो वरना मैं आपको बना के ज़रूर दिखा देता हूँ इसकी डायग्राम। मैं आपको चलो स्टेज पे बना के दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है ना, मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको बड़ी इजीली बना के दिखा दूँगा। अच्छा, ये मेरी ना थोड़ी गंदी बनेगी, तो मैं आपको ना डायग्राम क्या कहते हैं, कोई अब यहाँ पे एक सेकेंड कोई एंगल भी नहीं है जिसमें मैं आपको रख के तो डायग्राम बना के दिखा सकूँ। वेट, या कोई चीज़ हो जिसमें मैं रख के ये फ़ोन तो आपको डायग्राम दिखा सकूं। अगर हो जाए कोई एडजस्टमेंट तो मैं आपको ज़रूर डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा। चले वो नहीं हो रही तो मैं आपको इससे ऐसे दिखा देता हूँ पकड़ के, मैं ये देखें, ठीक है,
ये थोड़ी गंदी बनेगी, आपने अच्छी बनानी है। ये काफ़ी बड़े बन रहे हैं मुझसे, तो ये ऐसे ये जुड़ी होनी चाहिए। ये बाहर निकल गया है सिर्फ इसकी वजह से कि मैंने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है। ठीक है, आपने इस तरीके से गोल गोल दायरे इसके गिर्द बनाई जानी है। ठीक है, सीधे हों, मेरी तरह गंदे ना हो। मैंने असल में मोबाइल में कैमरा पकड़ा हुआ है, इस वजह से थोड़े अच्छे नहीं है। एक लेयर है तो उस बुक में 3 लेयर बनी हुई है, आप सिर्फ 2 लेयर ही बना दें तो वो काफ़ी है। डायग्राम इसकी आपने बहुत प्यारी सी नीट करके बनानी है। मैंने असल में हाथ में कैमरा एक हाथ में पकड़ा हुआ है और कैमरे में देख के बना रहा हूँ, इस वजह से जो है डायग्राम थोड़ी अनएडजस्टेबल बनेगी। अब आपने क्या करना है ना, इधर इधर दरमियान में 2 इस तरीके के स्ट्रक्चर बना देने हैं। ठीक है, ये थोड़ा और अंदर चला गया तो ये अब इसके यहाँ पे ना फिर ये वाले सर्कल्स बना देने हैं। ठीक है, एक ही लेयर फिर इधर भी बना देनी है। बड़ा आसान है इसको बनाना। अगर आप देखें, अब यहाँ पे जो है ना, इसके साथ अटैच करके आपने इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल बनाने स्टार्ट कर देने हैं। ये देखें, ये वाला शेष लंबा करके इसके साथ अटैच करके बस ऐसे ही आपने कोलेस्ट्रॉल बना लेने हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ऐसे जिगजैग से प्यारे से आपने काट के ना जल्दी से डायग्राम ये वैसे बन जाती है, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब आपने क्या करना है ना, यहाँ पे एक प्रोटीन बना लेनी है, एक इधर प्रोटीन बना लेनी है। इसको आपने ऐसे करके दिखाना कि लिपिड बाइलेयर है। यहाँ पे आपने जो है, जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स पड़े थे वो नीचे लाते हुए दिखा देने हैं, जो कि प्रोटीन के साथ आके मिल रहे हैं। इधर आपने दिखा देने हैं कि ये जो है ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो लिपिड्स के साथ, ये लिपिड्स है ना उसके साथ आके मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपने दिखा देना, ये है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको लिपिड, राइटिंग थोड़ी गंदी होगी मुझसे। और ये आपकी है ये आपकी ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएंगी। देखिए, आपको विद डायग्राम में बना के दिखाई है ताकि आपको मुश्किल ना हो। इसको आप लेबल कर दें एज अ प्रोटीन। अच्छा ठीक है, ये भी आपकी प्रोटीन है, तो इसको और इसको बेशक मिला के आप कहते हैं कि ये जी हमारी प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इसको आपने कहना है कि ये जो है ये कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक, और ये आपका जो है ये लिपिड बाइलेयर है। ये लिपिड बाइलेयर है। स्ट्रक्चर कंप्लीट, इसको आपने कह देना ये हमारे पास स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन। एंड पे आपने बड़ी सी हेडिंग दे देनी है मार्कर से पेपर में। ठीक है, मेरी इंकी ख़त्म हो गई है माशाल्लाह से चलो कोई नहीं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, ये देखिए मैंने कितनी जल्दी में, ये देखें, ये बिल्कुल बुक से रिलेटेड आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था इसलिए बस मैंने इसका बना के दिखाया, बाकियों का आपको मैं खुद से ही समझा दूंगा। तो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। कोलेस्ट्रॉल समझ लेते हैं कि वो कहता है एक और लिपिड कोलेस्ट्रॉल अटैच होता है इनर साइड है ना, ये तो इनर साइड के अंदर लिपिड बाइलेयर के, लिपिड बाइलेयर ये है, इसकी इनर साइड के अंदर ये अटैच होता है। वो कहता है कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन में हमने क्या पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर जन्म देती है, कुछ को नहीं जन्म देती। फंक्शन इंपॉर्टेंट पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा इसका, फ्लड मोजाइक मॉडल का ये स्ट्रक्चर होता है इसका। पहले हमने कॉम्पोजिशन पढ़ी कि ये प्रोटीन, लिपिड और कुछ स्मॉल कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। स्ट्रक्चर पढ़ा हमने, फ्लड मोजाइक मॉडल है। फ्लड मोजाइक मॉडल में क्या होता है कि जो लिपिड्स हैं वो एक लिपिड फ्लूइड लाइक लिपिड बाइलेयर बनाते हैं, और इसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स अटैच हो जाते हैं, फिर वो मुश्किल से मूवमेंट कर पाते हैं
और जब वो मूवमेंट करती हैं तो इनकी वजह से जो है ना फ्लड और मोज़ाइक का पैटर्न चेंज होता है। और फिर जो कहते हैं वो कहता है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और लिपिड के साथ ज्वाइन होते हैं। प्रोटीन के साथ ज्वाइन होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे, लिपिड के साथ होंगे तो ग्लाइकोलिपिड बनाएंगे। फिर हमने पढ़ा कोलेस्ट्रॉल के बारे में, और ये मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनेल्स को पढ़ी ना, कोलेस्ट्रॉल का पढ़ा कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो अटैच होता है, ये देखें इनर साइड लिपिड बाइलेयर की, और मोस्ट बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होता है। तो ये मैं आपको आखिर में एक समरी भी दे देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा। अच्छा, अब जल्दी से हम चलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ये क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, इसका फंक्शन आएगा। साइटोप्लाज्म के फंक्शन लाजमी आएंगे, पेपर में आए हैं, हमारे फेजेस चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, हाफ सिलेबस, ग्रैंड टेस्ट, तो उनमें भी आया है ये हमेशा। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि साइटोप्लाज्म के फंक्शन बताएं। सबसे पहले साइटोप्लाज्म होता क्या है यार, ये इनर जेली लाइक सब्सटेंस होता है दैट फिल्स इन साइड ऑफ सेल। मैं आपको एक बार सेल दिखाता हूँ ताकि हम बाद में इसको बार बार डिस्कवर ना करें कि क्या कहते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। तो ये देखें, ये जो है आपका स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का, ये एनिमल सेल के हिसाब से समझ लेते हैं। इसके अंदर बड़ा सा ये न्यूक्लियस भी होता है। अब अंदर ये जो सारी ऑर्गेनेल्स इनको छोड़े, जो अंदर ये सारा, ये अंदर ना लिक्विड में सारी ये तैर रही हैं, ठीक है, तैर रही हैं। ये प्लांट सेल के, इसमें भी ये जो सारे स्ट्रक्चर हैं, अभी जो येलो कलर का दिखाया हुआ है ना, इसमें येलो कलर मतलब जो येलो येलो है सारा, और इसमें ये जो सारा स्किन सा, ये सारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर सारा कुछ होता है जो तैर रहा होता है, ठीक है। तो उसने बताया इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स इन साइड ऑफ अ सेल। जेली लाइक सब्सटेंस है जो पूरे सेल को भरती है, बिल्कुल सही कहा। अब उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, जो सेल साइटोप्लाज्म है ना, वो किन चीज़ों से बना हुआ है या किन चीज़ों का इसका लिक्विड है क्या, तो वो कहता है ये कम्प्लेक्स मिक्सचर है पानी का, पानी होगा, जाहिर सी बात है लिक्विड है तो वाटर, प्रोटीन्स, एंजाइम, सोल्स और कुछ अदर सब्सटेंसेस का फंक्शन देखते हैं। Cytoplasm provides a medium for organelles to move and function. It also helps in transport. It also helps in transport of materials throughout the cell. It acts as the site for various metabolic reactions. Example: glycolysis, breakdown of glucose. It also stores food and waste of the cell. अब मैंने सारा पढ़ दिया, मैं आपको समझा देता हूँ वो क्या कह रहा है। तो कहते हैं साइटोप्लाज्म जो है ना वो ऑर्गेनेल्स के ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट के लिए काम आती है। जाहिर सी बात है लिक्विड फंक्शन है, इसके अंदर ही सब हर ऑर्गेनेली ट्रांसपोर्टेशन करेगी और मूवमेंट करेगी, तो ये इसके लिए काम आता है। फिर उसने कहा कि ये कि ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स टू आउटर सेल के लिए काम आएगा, वही जो मैंने बात करी कि आएगा ही आएगा। अब ये इट एक्ट्स एज अ साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो जो भी सेल में रिएक्शन होंगे वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होंगे ना, और ये बीच में मदद करेगा, लिक्विड है तो मूवमेंट के लिए मदद करेगा। तो वो यही कह रहा है कि बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शन की साइट है ये इसके लिए रिएक्ट करता है। जैसे वो कह रहा है ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें ग्लूकोज तोड़ते हैं हम, तो उसके लिए भी। अच्छा, ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो है ना ये स्टोर करता है फूड को भी। इट आल्सो स्टोर्स फूड एंड वेस्ट ऑफ द सेल। ये स्टोर फूड को भी स्टोर करता है और सेल के वेस्ट को भी स्टोर करता है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि, और ये आपने अगर साइटोप्लाज्म का आता है तो उस फंक्शन में लिख देना है कि साइटोजल क्या होता है। इसमें आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज साइटोजल। साइटोजल का आपने कह देना कि साइटोजल जो है लिक्विड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का ही, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड होता है ना, साइटोजल में सिर्फ मॉलिक्यूल्स और छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे राइबोसोम्स। इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, ठीक है, ये याद रखना है आपने। बस साइटोजल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, मॉलिक्यूल्स और छोटे जो है ना हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा भाई, अब हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया पिछले टॉपिक्स को। न्यूक्लियस में जाते हैं, अनदर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3। थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, मेरा भी रोज़ा है, मैं थोड़ा स्लो होकर पढ़ा लेता हूँ अब। अच्छा, इसमें हम पहली हेडिंग बनाएंगे अक्रेंस की, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की मैं आपको हेडिंग के साथ बताऊंगा, तो पहली हेडिंग हम अक्रेंस की बनाएंगे। अच्छा, वो कहता है जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स है ना, मेम्ब्रेन बाउंड्री सेल्स, उनके पास एक न्यूक्लियस होता ही होता है। अब वो कहता है जो एनिमल सेल्स है ना उनके अंदर सेंटर के अंदर होता है, ये बिल्कुल एनिमल सेल समझो, ये गोल सा है, इसके अंदर सिर्फ सेंटर में है। प्लांट सेल के अंदर ना ये गोल सा है ना, तो साइड की तरफ पुश किया हुआ है। अब साइड की तरफ क्यों पुश है प्लांट सेल के अंदर, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से। ये हम वैक्यूल के टॉपिक में पढ़ेंगे, टारगेट प्रेशर होगा वो सारा हम पढ़ेंगे कि टारगेट प्रेशर लगता है, ये सारा ये जो हमारी सेल वॉल है ये हमारा जो है ये न्यूक्लियस साइड पे पुश कर जाता है, ये सारा हम पढ़ेंगे वैक्यूल के अंदर। अभी ये हमें पता होना चाहिए कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है ना भाई हमारा भाई साहब साइड पे घिसक जाता है, लग जाता है। अच्छा,
अब यहाँ पे आपने हेडिंग बनानी है न्यूक्लियर इन्वेलप। जो जो इसमें लफ्ज आता जाएगा आपने हेडिंग बनाई जानी है इसकी लॉन्ग क्वेश्चन की। आपने अच्छा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने जो भी टॉपिक जैसे सेल मेम्ब्रेन याद कर रहे हैं, सेल वॉल याद कर रहे हैं, याद करें, फिर समझाएं अपने आप को, फिर उसके बाद आप लिखें। और जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग, बेशक आपके पास सारा टाइम नहीं होता है कि सारा सारा चैप्टर लिखें, मैं आपको ये कह भी नहीं रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन शॉर्ट इंपॉर्टेंट लाजमी लिखें, लाजमी 2-2 3-3 बार लिखें, ताकि अगर बोर्ड में वो आ जाए तो आपका हाथ ही रुके ना, वो एकदम आप पूरा ही लिखते हैं, क्योंकि बायो का पेपर होता है लंबा, तो आप बिल्कुल एकदम हेडिंग के साथ लिख दें फुल मज़े में। अच्छा, इतना लिखने के बाद ना आपने ये बॉक्स लाजमी याद रखना है, ये फंक्शन की आपने हेडिंग देनी है, क्योंकि फंक्शन इसमें नहीं बताए। फंक्शन की हेडिंग देख के पहला लिखना था न्यूक्लियर सर्व एज सेल कंट्रोल सेंटर की तरह सर्व करता है। दूसरा, इट ओवरसी सेलुलर एक्टिविटीज़ बाय डायरेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। ये दो आपने फंक्शन लिख देने हैं। अच्छा, वो कहता है द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर इन्वेलप। ये आप देख सकते हैं अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये न्यूक्लियर की एक ये मेम्ब्रेन है बाहर वाली, और एक ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है ये वाली। सो कहते हैं न्यूक्लियस जो है उसके पास डबल मेम्ब्रेन से है जिसका न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये सेमी परमिएबल है। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर ना छोटे छोटे होल्स हैं बड़ा, मैं आपको पहले सारा समझा देता हूँ, फिर मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बता दूंगा। वो कहता है सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि ये सेमी परमेबल होती है, और इसके अंदर छोटे छोटे देखें, ये आप देख रहे हैं ना, ये ये सारे पूरे स्ट्रक्चर में देखें, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें क्या कहते हैं, वो क्या कहता है ये, इसके बाद आपने इसका बताना है कि इसके अंदर जो रहता है ना, इसका जो साइटोप्लाज्म है, मतलब इसका साइटोप्लाज्म कह सकते हैं, या इसका जो जेली, इसका जो अंदर का मटेरियल होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जो इसका अंदर मटेरियल होता है जेली लाइक, ये देखें। अब आप ये देख रहे हैं, कह रहे हैं ये कहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब ये जो है ना, ये तो वो क्रोमेटिन, ये वो है क्रोमेटिन न्यूक्लियोलस है, ये थ्रेड लाइक है, ये सारा डीएनए निकल रहा है, वो क्रोमेटिन निकल रहा है, क्रोमोसोम बनेंगे इससे। ये जो इसके अंदर, जो इसके अंदर लिक्विड है ना, सारा लिक्विड जो इसके अंदर है, समझो यहाँ पे मैं कोई खाली जगह देखता हूँ, समझो ये खाली जगह ना नज़र आ रही है, ये मतलब जो इसके अंदर सारा लिक्विड है ना, ये जिसमें ये फैला हुआ सारा कुछ, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अब आगे यही उसने कहा है, द इनर जेली लाइक मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर वो कहता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ना, अब न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर एक से एक या इससे ज़्यादा स्मॉल बॉडीज़ होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। जब एक होगा तो सिंगुलर होगी न्यूक्लियोली। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे है कि हेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो के आपकी एक्सरसाइज में भी मैं आपको दिखा देता हूँ है, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। विथ स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द न्यूक्लियस का कौन सा स्पेशलाइज्ड रीजन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम की असेंबली के लिए। तो न्यूक्लियोलस यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखने हैं आपने कि राइबोसोम की असेंबली के लिए जो है ना, वो न्यूक्लियोलस रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म फिर हमने बताना है कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इस ये कंटेन करते हैं थ्रेड लाइक मटेरियल, इस तरीके से फाइन रैंडम होते हैं ये जो इसमें हैं, तो फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल ये इसके पास होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। थ्रेड लाइक मटेरियल से हम कहते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। अब हमने क्या कहते हैं इसके बाद बता दिया क्रोमेटिन। अब ये बताना है कि ये जो क्रोमेटिन है वो डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। अब हमने बताना है इसमें जो प्रोसेस है मियोसिस माइटोसिस वाला, जो अगला चैप्टर है इससे, कि जब सेल डिवाइड होता है ना, तो इसके लिए सबसे पहले माइटोसिस होती है, पता है। तो हम कहेंगे जब सेल डिवाइड होता है ना, तो क्या कहते हैं, ये जो है हमारा क्रोमेटिन ये कंडेंस होता है, और ये मोटे थिक क्रोमोसोम कैसे बनाते हैं, ये देखें, ये और ये इसके अंदर रखता है मोटा सा, ये क्या कहते हैं, इसका याद नहीं आ रहा मुझे नाम, तो ये क्रोमोसोम। तो वो कहता है क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदल जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसने डीएनए का एक्सप्लेन किया कि डीएनए क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूक्लियस जो है वो गवर्नमेंट कहलाता है सेल का, न्यूक्लियस ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है। वो कहता है कि डीएनए होता है इसके अंदर, वो कहते हैं फंक्शन ऑफ डीएनए की आप हेडिंग बनाएंगे, इससे पहले आप न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोली, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम की हेडिंग्स बनाएंगे। इतना जितना जितना उनका पोर्शन आ रहा है वो लिखकर।
मार्किंग भी हुई आप देख सकते हैं। अब फंक्शन ऑफ डीएनए की हेडिंग बनाएंगे, इसमें आप बताएंगे डीएनए कंटेन जीन्स विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। आप कहेंगे कि डीएनए के जो है ना उसके पास होती हैं जीन्स, जीन्स जो होती हैं जो दूसरी जीन्स, जैसे आप ये कहते हैं ना इसकी ये फादर की जीन्स पे गया है, फादर जेनेटिक्स है, तो हम ये कहेंगे कि इसके पास ना जीन्स होती हैं डीएनए के पास, जो क्या कहती हैं जो ट्रांसमिशन क्या कहते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स की नेक्स्ट जनरेशन के पास। मतलब वो कह रहा है कि जो डीएनए है ना उसके पास जीन्स होती हैं जो कि दूसरी जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक के लिए, जैसे एक फादर की ऑफस्प्रिंग से मदर जब ओवरी में जाएगी, मदर ऑफस्प्रिंग में, तो वो जो होएगा ना स्पर्म, स्पर्म में होता है डीएनए, स्पर्म सेल्स में डीएनए और जीन्स होती हैं। तो वो अगले मदर ओवरी में जाएगी, उससे न्यू इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। तो वो जो बनेगा ना तो वो होएगी उसमें जो है ना वही करेक्टरिस्टिक्स और सिमिलैरिटीज होंगी कुछ कुछ जो पेरेंट ऑफस्प्रिंग में थी। तो डीएनए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम कहते हैं डेट इज़ वाई वी कॉल इट हेरिडेटरी मटीरियल, इसलिए इसको हेरिडेटरी मटीरियल कहा जाता है। अब ये आपने नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल्स की एक हेडिंग देनी है और बताना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ना, बैक्टीरिया हो गया जैसे जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, उनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। उनके जो क्रोमोसोम है ना वो डीएनए से बने होते हैं और ये बस ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे होते हैं। तो आप अभी तक आपको न्यूक्लियस में क्या पढ़ाया मैंने कि ये जो है न्यूक्लियस जो है वो एनिमल सेल का सेंटर में होता है, प्लांट सेल का पुश होता है एक साइड के ऊपर। जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन से बना होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। फिर इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। फिर जो अंदर का इसका मटेरियल होता है ना जैसे फ्लोटिंग वाला, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर कहता है हर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ना एक या इससे ज़्यादा छोटी सी, ये देखेंगे जो आपको हाईलाइटेड नज़र आ रही है ना, एक या इससे ज़्यादा छोटी सी बॉडीज़ होती हैं, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम की असेंबली होती है, ये हमें याद रखना है। फिर वो कहता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ना ये थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, ऐसे 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 ऐसे, इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं जी, क्रोमेटिन। वो कहता है ये डीएनए और प्रोटीन से बना होता है क्रोमेटिन। और वो कहता है कि जब सेल डिवाइड होता है ना तो ये क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है और ये क्रोमोसोम की शेप ले लेता है। उसने फिर डीएनए का फंक्शन बताया कि डीएनए जो है हमारी भाई दूसरी जनरेशन तक करेक्टरिस्टिक्स और जीन्स को लेके जाता है, इसलिए इसको हेरिडेटरी मटेरियल कहते हैं। और बाकी ये हमने फिर ये पढ़ा। ओके, सो अभी तक हम सेल वॉल कवर कर चुके हैं और साइटोप्लाज्म कवर कर चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस कवर कर चुके हैं, सेल की डिस्कवरी कर चुके हैं और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के डिफरेंस कवर कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं, आगे आ जाता है साइटोस्केलेटन। तो ये आपने सारा याद कर लेना है, इसको मैं एक्सप्लेन क्या करूँ, ये ईजी सही है। ये एज अ शॉर्ट आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा, एज अ शॉर्ट आएगा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट्स या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, अकेला भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, साइटोस्केलेटन कहता है ये नेटवर्क होता है थिन ट्यूब्स का और फिलामेंट्स का जो प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। वगैरह साइटोप्लाज्म के अंदर ना जितने भी साइटोप्लाज्म है इसके अंदर साइटोस्केलेटन जो है वो पहले से ही होते हैं। यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊं इसमें, तो इसमें साइटोस्केलेटन जो होते हैं ना ये ऐसे 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 रैंडम स्ट्रक्चर वो होते ही होते हैं, कहता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा, कहता है ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं साइटोस्केलेटन के ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अच्छा, जब आप ये याद करें ना तो इनको पेपर पे लिख के याद करें फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म पे, जैसे फर्स्ट सेकंड, एक सेकंड, जैसे फर्स्ट, मेरा पेन ही नहीं चल रहा, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, इधर यहाँ पे एक माइक्रोट्यूब्यूल लिखें, माइक्रोफिलामेंट लिखें, इंटरमीडिएट फिलामेंट लिखें, ठीक है। इसके हिसाब से जो है ना आप याद करें तो आपको बड़ा इफेक्टिवली याद होगा और आप डिफ्रेंशिएशन के हिसाब से उसको याद करें कि यार इसमें क्या है। अच्छा, अब माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना वो होलो ट्यूब्यूल से बनी होती हैं, मेड अप ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर होलो ट्यूब्यूल्स। वो कह रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होलो ट्यूब्स होती हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, ये जो है ना सेल को उसकी जगह पे रखती है, ऑर्गेनेली को, सेल की शेप को मेंटेन करती है। और ट्रैक जो होता है ना जैसे रेलवे का ट्रेन का ट्रैक होता है, और ये जो है ना ऑर्गेनेलिस के लिए ट्रैक के तौर पे काम करती हैं। अब इन माइक्रोट्यूब्यूल्स आल्सो मेक ये माइटोटिक स्पिंडल,
सीलिया और फ्लैचिला भी बनाती हैं। अच्छा, आप इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करें ना अगर, तो माइक्रो फिलामेंट्स आर थिनर देन माइक्रोट्यूब्यूल्स, उससे ज़्यादा पतली होती हैं। अब ये किससे बनी होती हैं? ये बनी हुई हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ये बनी हुई हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? जो कि भाई हमारी मूवमेंट के लिए काम है। जैसे मसल सेल्स हैं, उसमें मसल सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, कार्डिक मसल सेल्स होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे जाके। वो हमारी मूवमेंट के लिए, जैसे ये जो मेरा हार्ट है ये मूव कर रहा है, इधर जो है ये मूव कर रहा है, तो ये कैसे मूव कर रहा है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की वजह से मूव कर रहा है, ठीक है। ये एक्टिन होती है मेनली, तो वो उसकी वजह से मूव कर रहा है, तो ये उसके माइक्रोफिलामेंट्स काम आते हैं। अच्छा, ये क्या कहते हैं, मेनली एक्टिन या, ठीक है, ये सेल की मूवमेंट में जैसे मैंने बताया काम करते हैं, जैसे क्रोलिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल्स और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल का क्या मतलब है? कि मसल के सेल का हिलना। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होती हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स रोड्स की तरह की होती हैं, ठीक है। और ये जैसे यहाँ पे बना भी हुआ है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, देखिए ये रोड्स की तरह पतली पतली रोड्स निकली हुई है ना, तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट रोड्स की तरह होती हैं। और वराइट बहुत सी प्रोटीन से बनी होती हैं, लेकिन मेनली किससे बनी हुई है? कैरेटिन और विमेंटिन। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल किससे बनी हुई है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। माइक्रोफिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन से, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कैरेटिन और वर्मेंटन से। अब ये दे एंकर द न्यूक्लियस एंड सम अदर ऑर्गेनेल्स इन द सेल, और ये सेल से सेल जंक्शन भी बनाती है। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल क्या करती है? होलो ट्यूब से बनी होती है, होलो ट्यूब्स होती हैं ये, और ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाती हैं, सेल को जगह पे रखती हैं, सेल के लिए ट्रैक्स बनाती हैं, सेल की शेप बनाती हैं, सीलिया, फ्लैजिला, माइटोटिक स्पिंडल भी ये बनाती हैं। फिर वो कहता है कि माइक्रोफिलामेंट जो होती हैं वो फिनर होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बनी होती हैं, एक्टिन से, सेल की मूवमेंट में काम करती हैं, और ये बताता है कि रोड से बनी होती हैं, बड़ी ज़्यादा प्रोटीन से बनती हैं, कैरेटिन और विमेंटन मेनली होते हैं, एंकर करती हैं न्यूक्लियस को और कुछ अदर पार्ट्स को ऑर्गेनेल्स के, और ये सेल से सेल जंक्शन भी बनाती हैं। इजी टॉपिक था सारे, तो डिफरेंस